हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, जीआरएफ, जितने भी आपके यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी या जितने भी आपके झारखंड पीजीटी या आपका एकलव्य मॉडल प्रेसिडेंट स्कूल से जितने भी पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं या डीएसएसबी से रिलेटेड, केवीएस, एनवीएस, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अधिकतर आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और भी वनडे एग्ज़ाम में आप सबके आते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं 60 क्वेश्चन तक अपलोड कर चुका हूं दोस्तों वीडियो। अब हम 61 पे बनाने जा रहे हैं। कह रहा है भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार होता है राष्ट्रीय आय में, जीवन स्तर में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या पर कैपिटल इनकम में। दोस्तों इसमें क्या रहा है, भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि जो महंगाई का एक्स्ट्रा जो भत्ते होते हैं उसका निर्धारण क्या होता है, सीपीआई के द्वारा होता है। ध्यान रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा होता है। जो क्या बोलते हैं, भारत में कर्मचारियों को भत्ते दिए जाते हैं, महंगाई भत्ते दिए जाते हैं। किसके द्वारा होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, देश में सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? हाँ तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की सकल घरेलू बचत यानी मैक्सिमम डोमेस्टिक जो सेविंग है वो कौन सा सेक्टर अधिकतम योगदान देता है? तो दोस्तों सार्वजनिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, निजी कॉरपोरेट सेक्टर यानी प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम या घरेलू क्षेत्र। दोस्तों ध्यान रखना, अपने इंडिया में या किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा यानी कि कंजप्शन सेक्टर तो होता ही होता है, लेकिन घरेलू सेक्टर में बचत बहुत ज़्यादा होती है। घरेलू मतलब इट मीन्स अपने भारत की, इंडिया की जो लेडीसें हैं यानी कि जो औरतें हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पैसा अपने हस्बैंड से लेकर के या मालिक जो भी ओनर रहता है, जो करता धरता होता है, उससे पैसे लेकर के सामान लेने जाती हैं। सामान में भी वो क्या बोलते हैं, चिंदी चोरी वाला हिसाब करता करती है कि भैया ऐसा लगा लो वैसा लगा लो। तो कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पर पैसे को बहुत आसानी से वो बचा लेती है और थोड़ा करके एक टाइम ऐसा आता है कि ऑटोमेटिक पैसा बहुत ज़्यादा निकलता है। जैसे जब लॉकडाउन, हमारा लॉकडाउन नहीं, जब हमारा लॉकडाउन भी हुआ था उस समय भी घरेलू सेक्टर में पैसा ज़्यादा था यानी लेडीज़ों के पास रखा हुआ था। साथ में जब नोटबंदी हुई थी तब 500-500 की नोट, ये 500-500 की नोट निकल रही थी। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने मुर्दे घर में गाड़ रखा था, वहां से निकल रहा था पैसा। तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? 4। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर का क्या योगदान होता है? घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है या अस्थिर हो जाता है? तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ता है। क्या आएगा ये? योगदान इसका बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर में अगर योगदान बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे देश का भी मतलब नेशनल इनकम में भी इंक्रीज होती रहेगी और इनकम को भी यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहेगा, इनकम भी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन सेक्टर भी बढ़ता है। लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत, कभी भी नव परिवर्तन का सिद्धांत का आता है, नव परिवर्तन आए या परिवर्तन सिद्धांत आए या न्यू इनोवेशन आए, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप हमेशा मान के चलना कि शुम्पिटर इसका डायरेक्ट आंसर होता है। इन्होंने लाभ परिवर्तन सिद्धांत भी दिया है, नव परिवर्तन सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, और परिवर्तन सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ध्यान रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रखा है, करारोपण निम्न में से जिस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों कार्य करने या बचत करने की योग्यता पर, कार्य करने या बचत करने की इच्छा पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता कम करना, रोजगार में वृद्धि हो। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है कि जो करारोपण मतलब जो टैक्स पे जो लगता है, जिस आदमी पे टैक्स लगता है, तो कह रहा है इनकम मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वालिटी रहती है
यानी इनकम कभी भी एक जैसी किसी की नहीं रहती है, तो हर इनकम पर अलग अलग टैक्स मतलब प्रभाव लगता है, यानी अपने अकॉर्डिंग मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो लगाया जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन होगा इसका। समझ पाए? अगला क्वेश्चन कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ सिर्फ निर्यात होता है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, हिनार प्रबंध प्रबंधन हो रहा है, ना ही निर्यात होता है ना ही आयात हो रहा है। तो दोस्तों इसमें यही है कि बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर हम सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, और ना तो हम आयात करते हैं और ना ही निर्यात करते हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? 4। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये? सैन का गरीबी सूचकांक दिखाता है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या, गरीबी में सबसे गरीब, गरीबों के बीच आय वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सेन मतलब होता है अमर्त्य सेन, जो यहाँ बोलते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अमेरिका के थे, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जिन्होंने गरीबी सूचकांक यानी पुअर इंडेक्स को भी प्रतिपादन किया था, और साथ में हमें ये बताया था गरीबी का जो दृष्टिकोण है उसको मापना कैसे है। ठीक है, इन्होंने मल्टीपल पर्पस अपनाए थे, स्वास्थ्य से लेकर के, कुपोषण से लेकर के, अल्प शिक्षा यानी कि जो कम शिक्षा मिली है, स्किल में, या जीवन प्रत्याशा है उससे लेकर के, या जीवन निर्वाह को लेकर के, ठीक है, या पुअर हेल्थ सेक्टर को लेकर के, ये सामाजिक में अनइक्वालिटी को लेकर के, ये सारी चीज़ों को अपनाया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में क्या होगा? गरीबों में सबसे गरीब, इसको इन्होंने सूचकांक दिखाता है। निम्नलिखित में से किस व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? जहाजरानी सेवाओं से आय, बीमा सेवाओं के लिए भुगतान, विदेश से निजी संप्रेषण, और वस्तुओं के निर्यात से आय। तो दोस्तों व्यापार की जो दृश्य मदें होती हैं, यानी उन वस्तुओं से होता है जहां आयात निर्यात सम्मिलित किया जाता है, और जबकि अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाएं, परिवहन, वित्तीय, होटल और यह जहाजरानी, ये क्या होती है? हमारी अदृश्य होती है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? वस्तुओं की निर्यात से जो आय होती है वो हमारा इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे देखो, IS और LM जो विशेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के परिणाम होगा, ये दाईं ओर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा, या बाईं ओर खिसकेगा, या LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा? दोस्तों जो इसका IS और LM वक्र होता है, पूर्ति और डिमांड को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जहाँ ये दोनों कट करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये ध्यान रखना, IS और LM मॉडल, ये हमारा ये IS मॉडल है और ये LM मॉडल। अगर ये खिस सकता है LM मॉडल तो संतुलन बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? LM वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा जब मनी सप्लाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ? नरसिम्हन कमेटी, गॉडगिल कमेटी, चेलिया कमेटी, या केलकर कमेटी? दोस्तों कर संरचना यानी टैक्स रिफॉर्म में यानी स्ट्रक्चर में सुधार के लिए ये हमारा 1991 में आया था NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था, जिसमें मतलब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और LPG लिबरलाइजेशन ये आया था। उसमें केलकर कमेटी की समिति का डायरेक्ट टैक्स पर और इनडायरेक्ट टैक्स पर उसके संबंध में 2002 में ये गठन कमेटी हुई थी। किसके संबंध में? केलकर कमेटी में। ठीक है, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? 4। दोस्तों अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम, जो कह रहा भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ। नरेगा मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक होता है, लोन प्रोवाइड करता है, और भी
कई चीज़ें ये फैसिलिटी देता है। ये 1 अप्रैल 2008 में हुआ, 1 अप्रैल 2007 में, 1 फरवरी 2006 में, 1 मार्च 2009 में। ये संपूर्ण भारत में कब हुआ था, इस चीज़ को बोला है। तो दोस्तों ये जो नरेगा लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट में से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाता है तो अवशेष को कहते हैं, यानी जो बच जाता है वो क्या होता है? मौद्रिक घाटा यानी मॉनेटरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा या राजस्व घाटा। तो दोस्तों कभी भी जब राजकोषीय यानी फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट जो निकलता है तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट रिसीव होता है, ये तो उसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2013 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक SDI में क्या थी? 134 थी, 135 थी, 136 थी या 138 थी? तो दोस्तों 2013 में इसकी 136 रैंक थी। अभी प्रेजेंट टाइम में यानी 2023 में इसकी क्या रैंक है ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। MC उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC शून्य होती हो, न्यूनतम होती हो, बढ़ती हो या घटती हो। तो MC क्या होती है? जब यहाँ पे ये MC होती है और यहाँ पर AC होती है, MC और AC, जहाँ ये पॉइंट काटते हैं तो वो हमारे मैक्सिमम या न्यूनतम जो भी होती है। तो उसका ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों? ये अपने न्यूनतम बिंदु पर होती है, यानी जहाँ ये दोनों बराबर होंगे न्यूनतम बिंदु होता है, मिनिमम पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या सहकारी बैंक है? तो इसमें हमें देखना है ये कौन सा है। तो कृषि को जो लोन फाइनेंस जो सबसे अच्छा मुहैया करवाता है वो हमारा क्या है? नाबार्ड आई थिंक होना चाहिए इसका आंसर। तो ये नाबार्ड है इसका, क्योंकि ये हमारा 1982 में आया था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में आया था, जो ग्रामीण सहकारी संस्थाओं और बैंकों को ऋण प्रदान करने में सबसे अच्छा माना जाता है, यानी संस्था मानी जाती है। उत्तर प्रदेश